सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि जो आप 3 साल में सोचते हैं हासिल करेंगे, वो आप महज 90 दिनों में कर सकते हैं, तो कैसा महसूस होगा? क्या आपको विश्वास होगा? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, ये मुमकिन है। आपकी सोचने की क्षमता, आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते, आपका कारोबार, सब कुछ एक अलग ही मुकाम पर पहुंच सकता है। आपकी जिंदगी का हर पहलू इतना शानदार हो सकता है कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। दुनिया के सबसे कामयाब लोग जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने दिमाग, अपने आत्मविश्वास और सही फैसलों के दम पर वो सब कुछ हासिल किया जो नामुमकिन लगता है। और ये सब कुछ वो सिर्फ अपने दिमाग के सही इस्तेमाल से कर पाए। आपके पास भी वो ताकत है, बस आपको उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब सोचिए, ताकत का सही मतलब क्या है? ताकत सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, रिश्तों की समझ और लोगों पर सही असर डालने की कला है। लेकिन यह ताकत एक दो-धारी तलवार की तरह है। यह आपको ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो आपको गिरा भी सकती है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में यही सिखाया गया है। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये आपको जिंदगी के ऐसे सबक देती है जो आपको दूसरों से अलग और खास बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने 3000 साल के इतिहास का अध्ययन किया और दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और ताकतवर लोगों के अनुभवों से सीखा कि शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। शक्ति का मतलब डराना नहीं, बल्कि लोगों को अपना मुरीद बनाना है। रॉबर्ट ग्रीन इस किताब में हर नियम आपको न केवल ताकतवर बनाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे आप अपने दुश्मनों को पछाड़ सकते हैं। जैसे नियम 1, कभी भी अपने मास्टर से ज्यादा स्मार्ट मत दिखें। इसका मतलब है कि अपनी प्रतिभा को छिपाने और सही समय पर दिखाने की कला सीखें। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं, तो आप गलत हैं। आइए इतिहास पर नजर डालते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जिनकी रणनीतियों से दुनिया हिली, ने भी अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया। ज्यादा बोलने वाला कम सुनता है। नेपोलियन ने यह सिद्ध किया कि शांत रहकर आप अपने दुश्मन के हर कदम को समझ सकते हैं। अगर आप बिजनेस की दुनिया में हैं, तो पावर का मतलब लोगों का विश्वास जीतना है। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपका बोलता है। यही नियम आपके रिश्तों पर भी लागू होता है। एक रिश्ते में जहां लोग अक्सर अपनी भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं, वहीं यह समझना जरूरी है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। डार्क साइकोलॉजी की बात करें तो यह आपके अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने की कुंजी है। द आर्ट ऑफ वॉर के लेखक सुन त्जू कहते हैं, अपने दुश्मन को जानो और अपने आप को जानो तो 100 लड़ाइयाँ भी जीत सकते हो। इसमें शक नहीं कि आज की दुनिया में चाहे आपका लक्ष्य सफलता पाना हो, एक शानदार रिश्ता बनाना हो या फिर खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना हो, शक्ति की समझ आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जो सीखने से आती है। मनुष्य के दिमाग की क्षमता अनंत है, लेकिन इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। और यही वो वक्त है जब आप तय करते हैं कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे। तो कागज और कलम लेकर बैठिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उसे नोट करिए। और हाँ, अगर आप भी IAS या PCS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमसे और हमारी टीम से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा खेल अगर कोई है, तो वह है पावर का खेल। इंसान चाहकर भी इस खेल से बच नहीं सकता। यह खेल हर जगह चल रहा है, कभी खुल्लम खुल्ला मैदान में, तो कभी पर्दे के पीछे। कुछ लोग इसे बुरा कहकर इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस खेल को न समझने वाले ही अक्सर दूसरों के हाथों मात खाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह खेल बस ताकतवर या चालाक लोगों के लिए है, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि खेल का मैदान उनके लिए ही तैयार है। असल में इस खेल के नियम हर कोई सीख सकता है और अपना सकता है। और यही सिखाने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी कालजयी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी। इस किताब में उन्होंने इतिहास के हजारों सालों की कहानियों से सीख लेकर बताया कि कैसे आप इस खेल में माहिर बन सकते हैं। जैसे पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज्यादा काबिल मत दिखो। अगर आपने कभी अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश की है और उल्टा उसकी नाराजगी का शिकार हो गए, तो शायद आप इस नियम को तोड़ बैठे। मालिक हमेशा खुद को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं,
अगर आपने अनजाने में उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए तो यह उनके अहंकार को चोट पहुंचा सकता है। सोचिए, फ्रांस के राजा लुई 14वें और उनके मंत्री निकोलस फूके की कहानी। फूके ने अपने राजा को खुश करने के लिए एक शानदार पार्टी दी, लेकिन यह पार्टी इतनी भव्य थी कि राजा को लगा फूके तो मुझसे भी बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है। अगले ही दिन राजा ने फूके को गिरफ्तार करवा दिया और उसने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी। असल में अगर आप किसी ताकतवर व्यक्ति की नजर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उसकी काबिलियत और हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना बेहतर होता है, जैसे गैलीलियो ने किया। उन्होंने जब बृहस्पति के 4 चांदों की खोज की तो उसे मेडिसी परिवार के 4 भाइयों से जोड़ दिया। गैलीलियो ने अपने इस खोज को मेडिसी परिवार के वैभव का प्रतीक बताया। इससे न केवल उनकी खोज को पहचान मिली, बल्कि उन्होंने अपने लिए मेडिसी परिवार से स्थायी आर्थिक सहयोग भी हासिल किया। अब दूसरा नियम सुनिए, दूसरों के काम का श्रेय लेना और अपने काम का बचाव करना सीखें। क्या आप जानते हैं कि मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के लिए काम किया था और यह टेस्ला ही थे जिन्होंने एडिसन के डायनमो को बेहतर बनाया। लेकिन श्रेय किससे मिला? एडिसन को। यह खेल यही सिखाता है, केवल मेहनत करना काफी नहीं है। अगर आप अपने काम का श्रेय नहीं लेंगे तो कोई और इसे चुरा लेगा। जैसे राजनीति में अक्सर होता है, नेता दूसरों के लिखे भाषण पढ़ते हैं और वाहवाही खुद लूटते हैं। पावर के खेल में कामयाबी का रास्ता इसी से होकर गुजरता है। एक बार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था, लोग आपकी उपलब्धियों को तब तक नहीं मानते जब तक आप खुद उसे उनकी नजरों में बड़ा बनाकर पेश न करें। ऐसे ही द प्रिंस के लेखक निकोलो मैकियावेली ने भी अपनी किताब में लिखा था कि जो लोग अपने प्रतिद्वंद्वियों की कमियों का फायदा उठाकर खुद को ऊंचा उठाते हैं, वे इस खेल में हमेशा आगे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह नैतिकता के खिलाफ है, तो याद रखिए, नैतिकता और पावर के नियम अलग अलग हैं। पावर का खेल नैतिकता की कसौटी पर नहीं चलता। यह खेल चतुराई, समझदारी और सही समय पर सही कदम उठाने का है। यह भी समझिए कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी बड़ा असर डाला जा सकता है। मशहूर रणनीतिकार सुजटजू ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा था, अपने दुश्मन को बिना लड़े हराना सबसे बड़ी जीत है। इस खेल में हर कदम सोच समझकर रखना होता है। अगर आप दूसरों को हराना चाहते हैं तो पहले उनके मन को समझें। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ रॉबर्ट कियासाकी ने कहा है, पावर का खेल दिमाग से जीता जाता है, न कि ताकत से। इतिहास गवाह है कि पावर का खेल हर युग में खेला गया है और हर बार जो लोग इसके नियम समझे वही विजेता बने, चाहे वह राजाओं के दरबार हो, व्यापारिक गलियारे हो या आज की कॉर्पोरेट दुनिया। बात ये है कि इंसान को जब किसी पर जीत हासिल करनी होती है तो वो सिर्फ ताकत या चालाकी से नहीं कर सकता। असली ताकत तो तब आती है जब आप किसी को अंदर से समझें, किसी को पूरी तरह जान लें, उसके दोस्त बनकर। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? अब जरा एक कहानी सुनिए। 1920 में जोसेफ डुवीन नाम के एक आर्ट डीलर ने एक बड़ा प्लान बनाया। उनका टारगेट था एंड्रयू मेलोन, जो एक बड़े उद्योगपति थे। मेलोन को अपने क्लाइंट के रूप में जीतने के लिए डुवीन ने ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने मेलोन के स्टाफ को रिश्वत दी ताकि वे मेलोन की पसंद नापसंद और उनके निजी प्लान्स की जानकारी जुटा सके। जब मेलोन लंदन गए तो डुवीन भी वहां पहुंच गए और ऐसा दिखाया जैसे दोनों एक आर्ट गैलरी में संयोगवश मिले। डुवीन ने इतनी तैयारी की थी कि वो मेलोन की पसंद को समझ चुके थे। जब बात हुई तो डुवीन ने ऐसी बातें की जिससे मेलोन को लगा कि उनकी और डुवीन की पसंद एक जैसी है। नतीजा, मेलोन डुवीन के सबसे बड़े क्लाइंट बन गए। अब सोचिए, अगर डुवीन ने मेलोन के बारे में इतनी गहराई से न जाना होता तो क्या ये मुमकिन होता? नहीं। तो सबक ये है कि अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं तो उनके दोस्त बनिए। उनके बारे में उतनी जानकारी लीजिए जितनी कोई और न ले सके, और ये जानकारी खुद जुटाना सबसे सही है। दूसरों पर निर्भर होना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हायर्ड जासूस हमेशा सही जानकारी नहीं देते, लेकिन दोस्त बनकर ये करना आसान हो जाता है। दोस्ती की आड़ में लोग अपनी निजी बातें आसानी से साझा कर लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को समझना चाहें तो ये तरीका जरूर अपनाएं। अब दूसरी बात करते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। आप जानते हैं कि इंसानों को बदलाव पसंद नहीं होता। हर कोई चाहता है कि चीजें उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलें।
लेकिन क्या होगा जब आप उनकी उम्मीदों के खिलाफ चलें? 1972 का मशहूर शतरंज मैच याद कीजिए, बॉबी फिशर और बोरिस स्पासकी के बीच का। स्पासकी, जो अपने विरोधी की आदतों और चालों को समझकर हराते थे, फिशर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के सामने टिक नहीं पाए। मैच से पहले ही फिशर ने ऐसा माहौल बनाया जिससे स्पासकी का ध्यान भटका। फिशर कभी ये कहते कि वो मैच में नहीं आएंगे, तो कभी मैच शुरू होने से ठीक पहले पहुंचते। उन्होंने लाइटिंग, कुर्सियों और शोर पर शिकायतें की, और जब खेल शुरू हुआ तो फिशर ने जानबूझकर गलतियां की। ये सब देखकर स्पासकी उलझ गए। फिशर के इस चौंका देने वाले व्यवहार ने स्पासकी को इतना परेशान किया कि उनका ध्यान खेल से हट गया। परिणाम, फिशर ने एक के बाद एक खेल जीत लिए। तो समझ लीजिए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके लिए एक ताकत बन सकती है। जब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे तो उनका ध्यान भटक जाएगा और आप अपने मौके का फायदा उठा सकते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो क्या करेंगे? लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। लड़ाई से कभी कभी सिर्फ नुकसान होता है। असली ताकत तो सरेंडर में है। एक कहानी और सुनिए। बर्टोल्ट ब्रेख्ट, एक जर्मन लेखक, अमेरिका आए थे। उनके और उनके साथियों पर कम्युनिस्ट विचार फैलाने का आरोप लगा। जब अमेरिकी सरकार ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके साथी विरोध करने लगे, लेकिन ब्रेख्ट ने चुपचाप और विनम्रता से सवालों के जवाब दिए। नतीजा, ब्रेख्ट को छोड़ दिया गया और उनके साथी ब्लैकलिस्ट हो गए। ब्रेख्ट ने अपनी शक्ति को बचाया और बाद में अपनी लेखनी से दुनिया पर असर डाला। तो याद रखिए, जब आप जानते हैं कि आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसे हराने का तरीका है उसकी उम्मीदों के खिलाफ जाना। सरेंडर करिए, लेकिन अंदर से अपनी ताकत को बनाए रखिए। इससे आपको दुश्मन को चकमा देने और अपनी योजना बनाने का मौका मिलेगा। जैसा कि मशहूर मनोवैज्ञानिक डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है, कभी कभी झुकना आपको सबसे मजबूत बना देता है। और ये सच है। अगर आप सही समय पर सही रणनीति अपनाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सही मायने में ऊंचाई और इज्जत कैसे मिलती है? यह कहानी सिर्फ आपके करियर या जीवन के किसी एक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस जगह लागू होती है जहां लोग आपको देख रहे हैं, आपकी भूमिका को आंक रहे हैं। अगर आप किसी ऊंचे पद पर हैं, लेकिन खुद को दूसरों के बराबर मानकर व्यवहार करते हैं, तो आप उन्हें भ्रमित करते हैं, और भ्रम अक्सर लोगों के मन में अविश्वास पैदा करता है। लुई फिलिप, जो 1830 और 1840 के दशक में फ्रांस के राजा थे, इसका एक सटीक उदाहरण है। उन्होंने राजसी परंपराओं और शाही प्रतीकों को नकार दिया। वह अपने ताज और राजदंड के बजाय एक साधारण ग्रे रंग की टोपी पहनते और छाता लेकर घूमते। उन्होंने अमीरों और दरबारियों से दूरी बना ली और ज्यादातर बैंकर्स के साथ दोस्ती की। लेकिन इस साधारण व्यवहार ने उन्हें क्या हासिल कराया? अमीरों ने उन्हें घृणा की नजर से देखा और गरीबों ने भी उन्हें नकार दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो राजा उनकी तरह दिखता है वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उनके दोस्त बने बैंकर्स भी उनका मजाक उड़ाने लगे। उनका यह व्यवहार उनके पतन का कारण बना। लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन्हें अपना ताज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। अगर आप अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं करते तो लोग आपसे इज्जत छीन लेते हैं। अब सोचिए, दूसरी तरफ अगर आप खुद को राजाओं जैसा समझें और उसी तरह व्यवहार करें तो क्या होगा? इतिहास में क्रिस्टोफर कोलंबस इसका बेहतरीन उदाहरण है। कोलंबस ने हमेशा शाही आचरण किया। वह ऐसे बोलते, चलते और रहते जैसे वह खुद राजा हो। उन्होंने इसी आत्मविश्वास के साथ स्पेन के शाही परिवार के साथ मेल जोल किया और अंततः उन्हें अपनी यात्रा का वित्त पोषण करने के लिए मना लिया। यह दिखाता है कि अगर आप खुद को ऊंचा मानेंगे और उस पर यकीन करेंगे तो लोग भी आपकी ऊंचाई को स्वीकार करेंगे। लेकिन जीवन में सिर्फ ऊंचाई हासिल करना ही सब कुछ नहीं है। जब बात दूसरों पर प्रभाव डालने की हो तो क्या यह जरूरी है कि आप ताकत का इस्तेमाल करें? सोचिए, ताकत से जबरन किसी को झुकाना आसान लग सकता है, लेकिन क्या यह टिकाऊ है? चीनी राज्य शू के प्रमुख रणनीतिकार शौको लियांग की कहानी इस सवाल का उत्तर देती है। जब दक्षिण के राजा मंगुओं ने चीन पर हमला किया तो लियांग ने अपने सैनिकों से सीधे युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। वह जानते थे कि ताकत से जीती हुई लड़ाई नफरत और प्रतिरोध को जन्म देती है। इसके बजाय उन्होंने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया।
मंगुओं और उसकी सेना को कई बार पकड़ा गया। हर बार मंगुओं ने अपने भाग्य के बुरे परिणाम की आशंका की, लेकिन हर बार उसे स्वादिष्ट भोजन और आराम दिया गया। लियांग का यह व्यवहार मंगुओं को धीरे धीरे बदलता गया। 7वीं बार पकड़े जाने के बाद मंगू ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। यह दिखाता है कि जब आप किसी के दिल को छूते हैं तो आप उन्हें हमेशा के लिए जीत सकते हैं। ऐसा व्यवहार एक गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाता है। जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन अपनी पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर में कहते हैं, मनुष्य अपने भावनाओं के गुलाम होते हैं और भावनाओं के साथ खेलना सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, जब आपको सहयोग की जरूरत हो तो क्या आप अपने दोस्तों पर भरोसा करेंगे? यह आम सोच है कि दोस्तों का सहारा लें, लेकिन सच्चाई यह है कि दोस्त अक्सर आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इतिहास में चीनी सम्राट अक्सर अपने ही दोस्तों के हाथों मारे गए। सम्राट सुंग इस खतरे को समझते थे। उन्होंने अपने जनरलों को धन और संपत्ति देकर रिटायर कर दिया। इससे उन्होंने 16 साल तक शांति से शासन किया। दूसरी ओर, दुश्मनों के साथ सहयोग करना अक्सर अधिक प्रभावी होता है। फ्रांस के विदेश मंत्री तालोरांड ने 1807 में अपने राजनीतिक दुश्मन जोसेफ फौशी के साथ मिलकर काम किया। दोनों ने नेपोलियन को सत्ता से हटा दिया। दुश्मनी के बावजूद उनके सहयोग ने उन्हें सफलता दिलाई। यह मनोविज्ञान की सबसे गहरी समझ है। दुश्मनों के साथ काम करने से आप अपनी ताकत को दोगुना कर सकते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहा था, आपका सबसे बड़ा खतरा आपके सबसे बड़े अवसर को छुपाए रखता है। हर कहानी, हर उदाहरण और हर विचार यह सिखाता है कि अगर आप ऊंचाई पर हैं, तो अपनी भूमिका को स्वीकार करें और उसे जिएं। ताकत से ज्यादा प्रभावशाली है आपकी कूटनीति और व्यवहार, और सबसे बड़ी ताकत है आपका आत्मविश्वास। तुमने कभी सोचा है कि बहस करके किसी को अपनी बात मनवाना कितना बेकार का काम है? एक ऐसा काम जो न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। मान लो कि तुमने किसी को घंटों तक समझाया और आखिरकार वो तुम्हारी बात मान भी गया। तुम्हें लगता है कि तुमने जीत हासिल कर ली, लेकिन सच तो ये है कि तुमने बस उसकी नाराजगी खरीद ली। इतिहास ऐसे ही उदाहरणों से भरा पड़ा है, जैसे 131 ईसा पूर्व का एक किस्सा। रोमन कौंसिल मुसियानस एक ग्रीक शहर परगामुस पर विजय पाने की कोशिश में था। उसे शहर की दीवारें गिराने के लिए एक बड़े मस्तूल की जरूरत थी, जिसे एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इंजीनियर ने, जिसे ये काम सौंपा गया था, कहा कि छोटे मस्तूल से ये काम बेहतर होगा। उसने सैनिकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? उसकी बात सही थी, पर उसे नग्न कर कोड़े मारकर मार दिया गया। अब सोचो, अगर वो इंजीनियर सीधे मस्तूल बदल देता और अपने विचारों को काम के जरिए साबित करता, तो शायद उसका हश्र ऐसा न होता। ये हमें सिखाता है कि बहस से बेहतर है अपने काम से चुपचाप सही साबित होना। जैसे सर क्रिस्टोफर व्रेन का उदाहरण। उन्हें वेस्टमिंस्टर के टाउन हॉल का निर्माण करना था, लेकिन मेयर को डर था कि इमारत गिर सकती है, तो उसने 2 अतिरिक्त खंभे लगाने को कहा। व्रेन ने कुछ नहीं कहा। उसने खंभे लगाए, पर असल में वे खंभे छत तक पहुंचे ही नहीं। उनका काम शून्य था। सालों बाद जब लोग ये बात समझे, तो व्रेन की काबिलियत की वाहवाही हुई। अब दूसरी बात, जब किसी की मदद चाहिए तो उसकी भावना पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके स्वार्थ को समझो। 1400 के दशक की बात है। इटली के लुसी नामक शहर का एक राजकुमार पॉजियो परिवार की मदद से सत्ता में आया, पर सत्ता में आते ही उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। गुस्साए परिवार ने विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन स्टेफानो पॉजियो ने कहा कि बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। स्टेफानो ने राजकुमार को जाकर समझाया कि परिवार ने उसके लिए कितना कुछ किया, और बदले में राजकुमार ने क्या किया? पूरे परिवार को बुलाकर कैद कर दिया और फिर उनका वध करवा दिया। सच्चाई यही है कि इंसान को अपने स्वार्थ के आगे कुछ दिखता ही नहीं। जैसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली जापान को ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि वो जापानियों के स्वार्थ को समझने में असफल रहे। वहीं डच लोग जापान आए और व्यापारिक समझौते की पेशकश की, जो जापान की सबसे बड़ी चाहत थी। नतीजा ये हुआ कि जापानियों ने पुर्तगालियों को छोड़कर डचों को अपनाया। अब जरा प्यार की दुनिया में कदम रखते हैं। प्यार में जो चीज जितनी दूर होती है, उतनी ही ज्यादा चाहत पैदा करती है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का किस्सा है। मीडिया नाम के एक इलाके में लोग बिना राजा के रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ अराजकता फैलने लगी।
तभी ड्यूसी नाम के एक आदमी ने विवाद सुलझाने का जिम्मा लिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे, पर जब उसने ज्यादा मदद करनी शुरू की तो लोग उसकी अहमियत भूलने लगे। तब ड्यूसी ने क्या किया? उसने काम छोड़ दिया और गांव चला गया। जल्द ही लोग उसके पास आए और उसे राजा बनने की गुहार लगाई। ड्यूसी ने अपनी शर्त पर वापसी की और फिर 53 साल तक शासन किया। आखिरी बात, कभी खुद को दुनिया से काट मत लो। ऐसा करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग, उसने अपने जीवन के अंत में खुद को दुनिया से काट लिया। एक गुप्त महल में रहा जहाँ कोई उसे देख न सके। आखिरकार उसकी मौत अकेले में हुई और उसका नाम भी मिट गया। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राजा लुई 14वें ने विपरीत रास्ता अपनाया। उसने अपने महल वर्साय को लोगों से भरा रखा। वो हमेशा लोगों के बीच रहता, उन्हें अपने नियंत्रण में रखता। नतीजा ये हुआ कि लोग उसका समर्थन करने लगे। सच तो ये है कि ये सारी बातें सिर्फ अतीत की घटनाएं नहीं हैं। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। पावर का खेल हमेशा चलता रहेगा। फर्क बस इतना है कि अब इसे जीतने के लिए तुम्हें चतुराई और समझदारी से खेलना होगा।